देखिए ये वो दौर नहीं है माओ तुंग का और नेहरू का और जो है वो किसिंजर का और जिमी कार्टर का। ये नई दुनिया है, ठीक है ना। इस दुनिया दुनिया जो है ये ट्रंप और मोदी और जी जिनपिंग और तैयब अर्दोगान और ये दूसरी दुनिया है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ और मोहम्मद बिन सलेमान ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं और जो फैसला करेंगे तो फिर फैसला होगा, चाहे वो जंग का फैसला हो चाहे जो भी वो फैसला होगा। मैंने इसलिए आपसे कहा ना कि पाकिस्तान पे अब दबाव बढ़ रहा है कि ये जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ है इसके ऊपर क्या करना है। 9 महीने हो गए तो अब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ तकारीर करनी है कि आपने तो एक पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्रेशर डेवलप हो रहा है बड़ा शदीद। अब जनाब क्या हुआ है कि जो एक और तहरीक आने वाले दिनों में मुमकिन है कि आपको नजर आए, ठीक। और वो तहरीक जो है वो है ग्रेटर नेपाल की तहरीक। सही। ग्रेटर नेपाल का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक नेपाल एक बहुत बड़ी रियासत होती थी, बहुत बड़ी रियासत होती थी 1816 से पहले। और 1816 से पहले वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें भूटान भी था, उसमें सिक्किम भी था, उसमें एक बहुत बड़ी रियासत। उनका फड्डा पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, गोरों के साथ। गोरों ने क्या किया कि जब लड़ाई हुई तो उसके टुकड़े वुकड़े करके उन्होंने, ये उनका ग्रेटर नेपाल का नक्शा पुराना, उन्होंने नेपाल को तोड़ ताड़ के एक सिक्किम दे दिया, एक भूटान उसमें से निकल आया, उसमें से बहुत सारे उनकी जो फौजी जो बागी हो गए थे नेपाल के उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनके जो बागी हो गए थे, उनको गुरखा बना के अपने साथ, गुरखा फौज। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो एक बटालियन बन गई। शुरू में तो बहुत वफादार और इतनी ज़बरदस्त बटालियन बनी, ये जो नेपाल से, जब नेपाल से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इसको प्राइवेट कहते थे, प्राइवेट अपनी फ़ौज कहते थे, गुरखा जो फौजी थे ना। और वो पहली जंग अजीम में लड़े, ये आज़ादी से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। 1857 में, 1857 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। वो जो जब वहाँ पे बगावत हुई तो उन्होंने वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों सबको मारा। तो ये गोरखा इतने ज़्यादा जो थे वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और अभी भी उनकी एक रेजिमेंट काम करती है। भारत में तो बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं, बरतानी की फौज के अंदर भी उनकी रेजिमेंट है गोरखा की। तो बात यह है कि वो अब उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इंडिया में, और इंडिया, नई दिल्ली डरता है कि कहीं ग्रेटर नेपाल की तहरीक ने दोबारा सर उठा लिया तो वो जो पुरानी खोई हुई अजमत थी नेपालियों की, क्योंकि नेपालियों के साथ जो नेपलीज हैं उनके साथ एक मुआहदा साइन किया था इंडिया ने कि आप हमारे नेशनल होंगे, हम आपके नेशनल होंगे, भाई भाई होंगे, दोनों रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन वो मोदी साहब का जो जुमला था, लेकिन उनके अंदर कहीं ये चीज़ गुमशुदा अपनी तहजीब ढूंढने के लिए कौमें निकल आई हैं। आप तुर्की को देख लें, आप यूरोप में देखें, आप चाइना को देखें, आप देखें वो क्यों बार बार बात कर रहे हैं कि जी हमारी टेरिटरीज थी पुरानी। इसलिए कि ये जो लकीरें वकीरें बनी थी ना, ये जिन ताकतों ने बनाई थी वो ताकतें चली गई हैं, वो अपना खेल कूद करके चली गई हैं। अब अगर उनका सिक्किम उनका है, वो कहते हैं हमारा है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये रियासतें हमारी हैं, लद्दाख उनका है। मकबूजा कश्मीर, किसने मकबूजा कश्मीर बनाया? इंडिया ने। माउंट बेटन बना गए, माउंट बेटन जो थे वो नेहरू माउंट बेटन। तो मकसद ये लकीरें जो हैं, ये वो लकीरें हैं जो बरतानिया उस वक्त की सुपर पावर्स बना के चली गई, और उन्होंने मशरिक वस्ता में भी खींची, वो भी खत्म हो रही हैं। जो यहाँ खींच के गए वो भी खत्म हो रहे हैं। चाइना एक बड़ी पावर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, और वो इंडिया से कह रहा है कि आपकी नहीं, जो हमारे इलाके थे तारीखी तौर पे वो हमें वापस किए जाएं। और इनका माथा ये फूटा हुआ था कि इन्होंने 5 अगस्त को वो जो कानून था वो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लद्दाख के ऊपर भी लगा दिया। लद्दाख के ऊपर इस तरह लगाया कि एक सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और वो दिल्ली में बैठ के, कोई कानून सार असेंबली नहीं होगी, दिल्ली में बैठ के वो वहां से कंट्रोल करेगा लद्दाख को। तो नेपाल के अंदर एक तहरीक खड़ी हो गई है, उसको ये कम्युनिस्ट कह दें, जो भी कह दें, वो सिक्किम के अंदर अगर अलग फड्डा खड़ा हुआ है, श्रीलंका में अलग फड्डा खड़ा हुआ है। चाइना जो है उसने उनकी भी जो सालाना कांग्रेस होती है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसका इजलास खत्म हुआ है 1 हफ्ते तक, और आज चाइना ने कहा है कि जंग के लिए तैयार हैं जी, ठीक है, जंग के लिए तैयार हैं, जी जिनपिंग ने कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले खित्ते में एक कशीदगी के हवाले से बताया, क्या आप समझ रहे हैं कि इसके पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? पाकिस्तान का हिस्सा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ पे इस वक्त जंग हो रही है, और पाकिस्तान का एक हिस्सा है जहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो 9 माह से जिनके ऊपर शदीद लॉकडाउन है। नजर बंद है। यहाँ पे तो लॉकडाउन जो हो रहा है तो इंटरनेट तो चल रहे हैं ना, इंटरनेट भी बंद है, और पूरी एक नस्ल को तबाह किया जा रहा है कि जिनको स्कूल तक फराहम नहीं किए गए। ठीक है, ऑनलाइन स्कूल ये तो बात के सारे चक्करबाजी है ना, पूरे ऐसे नौजवान ऐसे बच्चे, और वो आपके मुल्क पे पाकिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी सियासी क़यादतें, आप एक दबाव बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो लकीरें जो उन कुव्वतों ने खींची थी, यानी किसने किसने खींची थी ये लकीर, ये कौन था, कौन है ये जो एक लकीर बना के चला गया नेपाल और इंडिया के दरमियान? कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? कहीं है जिक्र है कहीं? एक आप कहें कि जी वो रोमन बना के चले गए थे, तो वो जी वो ग्रीक बना के चले गए थे। कौन से लोग, कौन सी लकीरें जो हम नहीं मानते? ठीक है ना, हम नहीं मानते। उस वक्त जो हालात थे, जो दबाव था, जो तो नहीं मान रहा चाइना। चाहे वो आप लकीर खींच के चले गए, वो उस वक्त बड़े वायसराय बैठे हुए थे, तो भाई जो भी वायसराय थे उस वक्त, ये माउंट बैटन और फलाना और ढिमाकना नहीं मानते, लोग नहीं मान रहे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा। आप मशरिक वस्ता में देख लें, आप ये चाइना को देख लें, नहीं मान रहे लोग पुरानी लकीरें। नई दुनिया है, इस दुनिया में उस वक्त की जो पावर्स थी उन्होंने लकीरें खींची थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसने लकीरें खींची थी? उसके बाद जो फातहीन थे, ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन बन गया यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स जो जीते हुए थे? अभी अगली दुनिया जो है, इस दुनिया में नई लकीरें खींचेंगी, और वो नई लकीरें जो हैं उसमें वो लकीरें मिट जाएंगी जो अंग्रेज खींच के गया था। और अंग्रेज भी कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, माशाल्लाह, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज जिन्होंने नेपाल के साथ सरहद खींची, और सरहद वो बनाई जनाब एक जिसका कोई सरपैन ही नहीं है चाइना के साथ। वो ये जो गलवान वैली से गुजरती है, और ये गैल्वन वैली जो है, मैंने आपको बताया ना, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये ऐसे प्यार मोहब्बत से ये वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। और उसके बाद दूसरी जो बात है वो देखें कि ये पेंगोंग झील है, वहाँ पे पेंगोंग झील, पेंगोंग लेक कहते हैं इसको। ये पेंगोंग लेक जो है, ये पेंगोंग लेक भी वहीं पर है, यानी लद्दाख में, और लद्दाख के अंदर ही कारगिल है। अब मेरे आने वाले दिनों में जब बार बार मैं कारगिल का जिक्र करूं ना, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कारगिल दोबारा आ रहा है कि ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब कारगिल पे ये ऑपरेशन विजय इंडिया की जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई 99 वाली, तो उनकी फौज पाकिस्तान के साथ उलझ गई। इसी दौरान क्या हुआ कि चाइना ने मुकम्मल तौर पे फायदा उठाते हुए अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसको थोड़ा सा आगे कर लिया। तो उनकी जब वो पीछे पलट के देखा उन्होंने, इंडियन फौजियों ने, तो उधर से उन्होंने कहा अरे, लेकिन उस वक्त गुड़ी गुड़ी चल रहा था, चीन से क्या हम लड़ना, ये तो अफ्यून खाते हैं, फलां खाते हैं। उससे तो 1999 की दुनिया थी ना, वो थोड़ा सा वो आगे आए हुए थे। और आप देखें चाइना की जो सॉफ्ट पावर है ना, अमेरिका की सॉफ्ट पावर साथ साथ चली। उन्होंने लोगों का खून बहाया, अमेरिका ने दुनिया में, बरतानिया ने खून बहाया, ये जितनी सल्तनतें थीं इन्होंने लोगों का खून बहाया। इन्होंने ड्रोन्स मारे, अपनी हार्ड पावर शो की। हार्ड पावर्स होती हैं सल्तनतों की हमेशा, रोमन एम्पायर्स की, घोड़े दौड़ा दिए, ग्रीक्स हैं तो वो जनाब गर्दनें काट रहे हैं, हल्लाकू खान फलाना, जितनी भी आप सल्तनतें देखें, तो अमेरिकन लेकिन जब हार्ड पावर अपनी शो करते थे तो उसके साथ साथ सॉफ्ट पावर भी शो करते थे। यानी उसके साथ साथ आपको उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिल रही हैं, बम भी पड़ रहे हैं, आप उनके बर्गर भी खा रहे हैं, उनकी जीन्स भी पहन रहे हैं, आप हॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, उनका फेसबुक, उनका ट्विटर, उनका वो भी कर रहे हैं, और साथ साथ वो लोगों की गर्दनें भी कट रही हैं, 100 आदमी जो है। तो उनकी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर एक साथ थी। चाइना जो है गालिबन इस जो हमारी जदीद तारीख है, उस तारीख में वाहिद ऐसी सल्तनत बन के सामने आई है जिसकी सॉफ्ट पावर नहीं आई सामने, सवाए इसके कि उनका चाइनीज खाना अच्छा होता है। और कोई सॉफ्ट पावर की चीज मैंने कम से कम चाइना की
इतने सालों में उनके डिप्लोमेट्स होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिकन एक होता है ना कि सॉफ्ट पावर अपने इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट एड्स दे रहे यूनिवर्सिटी हैं। हमारी अब आए देखें ना, ये करें, देखें घूमें सैर करें, वो पूरा जो एक एक मगरबी एक कल्चर होता है कि अच्छा जी ये करो। चाइना सिर्फ अपनी, अगर आप पूछे ना कि चाइना की सॉफ्ट पावर क्या है, तो आपके जहन में फौरी तौर पे चाइनीज खाना ही आएगा, ये स्पाइसेस आ जाएंगे। और वो खामोशी के साथ चाइना आगे बढ़ा है, और वो अपनी जो गुमशुदा, क्योंकि ह्यूमिलिएशन हुई है, चाइना ये महसूस करता है कि गुजरे चंद सालों के दौरान और दहाइयों और सदियों के दौरान उनको ह्यूमिलिएट किया गया, बेइज्जत किया गया है। नेपाल के लोग भी जब 1816 में ये उनका मुआहदा हो गया, तो उसके बाद वो नेपाल के अंदर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वहां पर ये एक सेंटिमेंट मौजूद है कि जी हमें जो है वो हमारे साथ जुल्म किया गया, और उनकी पूरी एक सल्तनत थी, और उनकी सल्तनत को एक मुआहदा हुआ, और मुआहदे के तहत जो है वो उन्होंने वो तकसीम कर दिया, और तकसीम करके उसके बाद वो अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मसला ये कि क्या वो मुआहदा रहेगा फ्यूचर में, क्या वो अंदर, देखिए ना, ये तो एक बात हो गई कि कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना के साथ वो क्लोज है और सब कुछ होगा, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में कहीं जाके मुस्तकबिल में मैं ये ग्रेटर नेपाल की तहरीक एक है, बहरहाल उनके अंदर लोग मौजूद हैं। आप नेपाल के अंदर जो है, देखिए नेपाल के बहुत सा, आप सिक्किम में चले जाएं तो आपको नेपाली बोलने वाले नजर आएंगे। जब बड़ी बड़ी नेपाल की सल्तनत तोड़ दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो एक सिक्किम अलग कर दिया, भूटान अलग कर दिया, कई इधर उधर रियासतें वगैरह थे। और एक बड़ी खूबसूरत चीज़, एक बड़ी खूबसूरत जगह, एक बड़ी खूबसूरत जगह जिसको लोग याद करते हैं, और उसका नाम शायद हमने सुना हो पाकिस्तान में, दार्जिलिंग, ठीक है ना, दार्जिलिंग। तो बात यह है कि ये सारी वो जगह हैं जो असल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोड़ तोड़ के, इधर से तोड़ा, उधर से तोड़ा, उधर से तोड़ा, उधर से तोड़ा, और ये शामिल कर दी। इनकी अपनी सकाफत है, इनकी अपनी एक शनाख्त है। और ये भारत के अंदर जब ये इनको नेपाल के लोगों को, लेकिन डरते हैं इंडियन इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में गोरखा रेजिमेंट है उनकी फौज में, रिटायर्ड आर्मी। अब इनके जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो नेपालीज के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की है, तो अंदर जो उनकी गोरखा रेजिमेंट्स हैं, उनके अंदर, फौज के अंदर बड़ी बेचैनी है इस बात की कि एक तो हमें थर्ड ग्रेड सिटीजन। और आपको पता है ये उनके बॉलीवुड के अंदर, उनके फिल्म इंडस्ट्री में, ये जो डैनी डिजोम्पा, वो तो खैर सिक्किम के हैं, लेकिन मनीषा कोइराला, माला सिन्हा, ये उदित नारायण, उनके बहुत लोग ऐसे हैं जो नेपाल से ताल्लुक है, भारतीय शहरियत रखते हैं, मनीषा कोइराला के अलावा। लेकिन उनको कभी भी उस तरह से भारत में ट्रीट नहीं किया। जब ये खत्म, जंग हार गए ना नेपाल के लोग, तो ये आसाम के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन बना दी, यहाँ से मजदूर भर भर के ले जाते थे नेपाल से, वहां जाके उनको फेंक देते थे। यही सूरत हाल कश्मीर में है, यही सूरत हाल आसाम में है, यही यही जो है वो नागालैंड में है, यही हर जगह पर, मिजोरम में हर जगह पर यही सूरत हाल है।